जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो जैव प्रक्रम पढ़ा था और उसमें सभी चैप्टर जो टॉपिक्स थे उसके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, ब्रीफ डिस्कस किया था, उनके बारे में जाना था। ठीक है, किस प्रकार से हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएँ होती हैं, किस प्रकार से हमारा शरीर को जीवित रहने के लिए क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों वो चैप्टर एंड होने के बाद आज से नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें, और किस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे शरीर में जो सूचनाओं का आवागमन होता है, जो हमारी सूचनाएं जो होती हैं वो दिमाग तक कैसे जाती हैं और दिमाग से शरीर के अंगों तक कैसे आती हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव में जो समन्वय होता है वो किस प्रकार से होता है। मानव में समन्वय का मतलब होता है कि जो सूचनाएं जो होती हैं मानव के शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से जो दिमाग होता है वहाँ तक कैसे ट्रांसफर होती हैं, किसके द्वारा पहुँचती हैं। ठीक है, तो एक संचार का माध्यम चलता है हमारे शरीर में। ठीक है, संचार का मतलब जो सूचनाएं हमारे ब्रेन में, यानी कि जो हमारा ब्रेन सोचता है वो शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए अनुमति देता है। तो वो किस प्रकार से सूचनाएं हमारे शरीर के अंगों तक जाती हैं और वो कार्य जो है वो चलता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं कि मानव में समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे, जो हेडिंग बनाएंगे हम वो बनाएंगे मानव में समन्वय। ठीक है, देखो जो समन्वय होता है यानी कि जो सूचनाएं जो होती हैं वो मानव में एक प्रकार के कोशिका के द्वारा होती हैं, यानी कि सूचनाएं जो बॉडी से ट्रांसफर होती हैं, ब्रेन से ट्रांसफर होती हैं शरीर के अंगों में, और अंगों से जो ट्रांसफर होती हैं वो मस्तिष्क तक जाती हैं, दिमाग तक जाती हैं। तो वो किसके द्वारा जाती हैं उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मानव में जो समन्वय होता है वो एक कोशिका के द्वारा होता है जिसका नाम होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं इसे। ठीक है, क्या नाम होता है? तंत्रिका कोशिका। मानव में समन्वय जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूरॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन के द्वारा होता है। न्यूरॉन के द्वारा होता है। न्यूरॉन और तंत्रिका जो होती हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, ये एक ही के दो नाम होते हैं, एक ही चीज के दो नाम होते हैं। यानी कि तंत्रिका जो होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं और उसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये न्यूरॉन जो होती हैं वो हमारे शरीर में एक जाल के रूप में फैली रहती हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो होती हैं वो किसके रूप में फैली रहती हैं? जाल के रूप में फैली रहती हैं, जिसकी वजह से सूचनाओं का आवागमन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक होता है और अंगों से शरीर के मस्तिष्क तक होता है। ठीक है, तो सूचनाओं का आवागमन किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ठीक है, कोई भी सूचना है, ठीक है, सूचना का मतलब सूचना है ये। ठीक है, सूचना, ये जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क तक जाती है, दिमाग तक जाती है, दिमाग तक जाती है। ठीक है, और दिमाग से ये सूचना जो होती है कहाँ जाती है? शरीर के अंगों में। किस में जाती है? शरीर के अंगों में जाती है। तो ये किस प्रकार से क्रिया चलती है, किस प्रकार से ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, उन चीजों के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सूचनाएं जो हमारे शरीर में ट्रांसफर होंगी वो न्यूरॉन की सहायता से होंगी, यानी कि तंत्रिका कोशिका की सहायता से होंगी। अब इस कोशिका को पहले हम समझते हैं, उसके बारे में फिर जानते हैं कि किस प्रकार से सूचनाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों न्यूरॉन की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना हमें ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई छड़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है, छड़ी। ठीक है, किसकी तरह दिखाई देती है? छड़ी की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है वो तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है दोस्तों वो लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है। 1.5 मीटर से कितनी होती है, 2 मीटर तक होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है, और ये हमारे शरीर में पूरे जाल के रूप में फैली रहती है, ठीक है। एक जाल होता है, ठीक है, उसके रूप में फैली रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका के ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं हम। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में एक हथेली जैसी संरचना दिखाई देती है हमें इस तरह से। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से करें तो बीच वाला भाग जो होता है वो हमें हथेली के जैसे दिखाई देता है। हाथ की हथेली होती है, मान लिया ये बाहर वाले पोर्शन है ये, ठीक है, इस तरह से ये हमें हाथ की हथेली की जैसी इसकी संरचना दिखाई देती है। तो इस हथेली की जैसी जो संरचना दिखाई देती है, इस भाग को हम कहते हैं कोशिका काय या साइटोन कहते हैं, ठीक है। साइटोन वाला भाग जो होता है वो एक कोशिकीय भाग होता है, कोशिका से बना हुआ भाग होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं या कोशिका काय कहते हैं। इस कोशिका काय वाले भाग में बहुत सारा द्रव भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस कोशिका वाले भाग, कोशिका काय वाला भाग जो होता है उसमें क्या भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है या द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं या कोशिका द्रव कहते हैं। क्योंकि ये कोशिका काय वाले भाग के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। इसी कोशिका द्रव में हम देखते हैं ये कोशिका काय वाला जो भाग होता है उसके बीच में हम देखते हैं हमें एक गोल संरचना दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देता है, एक गोल संरचना दिखाई देती है। इसी गोल संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक का दोस्तों मेन कार्य होता है कि कोशिका को नियंत्रण में रखने का कार्य किसका होता है, केंद्रक का होता है, ठीक है। केंद्रक का मतलब क्या होता है, केंद्रक जैसे हमारा दिमाग होता है वो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा दिमाग जो होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो हमारा दिमाग होता है, किसी भी कार्य को हम करते हैं और किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, सारा किसका खेल है, दिमाग का खेल है। हमारा दिमाग कहेगा किसी कार्य को करने के लिए हम करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। अब कोर्स नहीं करेंगे, अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा या दिमाग ही उस कार्य को करने के लिए नहीं कहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं वो कार्य, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा दिमाग जो होता है वो पूरी बॉडी को हमारे कंट्रोल में रखता है। जितने भी कार्य करने हैं, नहीं करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल जो कौन करता है, वो हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोशिका में भी एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। इस पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं कि कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। मास्टर भी बोलते हैं इसे, कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। क्यों, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जिस प्रकार से हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखता है, उसी प्रकार से कोशिका में भी एक केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। अब देखते हैं कि जो कोशिका काय वाला भाग होता है, इससे बाहर की ओर हमें कुछ संरचनाएं निकली हुई दिखाई देती हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। ये कोशिका काय वाला जो भाग होता है उससे बाहर की ओर ये धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं दोस्तों, ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो बाहर की ओर निकलती हैं। कोशिका काय वाले भाग से कहाँ की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। यही डेंड्राइट होते हैं और इन्हीं डेंड्राइट का काम क्या होता है, सूचनाओं को ग्रहण करने का। कोई भी सूचना बाहर से मिलती है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम छूते हैं तो हमें उस वस्तु को छूने का एहसास होता है, ठीक है। क्या होता है, उस वस्तु को छूने का एहसास होता है। तो वो सूचना हमें मिली कहाँ से, किसके द्वारा ग्रहण की गई, वो सूचना जो मिली वो जो डेंड्राइट थे उनके द्वारा ग्रहण की गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों,
तो वो सूचना जो थी किसके द्वारा ग्रहण की गई, डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण की गई। ठीक है, मान लिया ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं अपने हाथ से इस तरह से पकड़ता हूँ, ठीक है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस मार्कर को अपने हाथ से पकड़ लिया और यह सूचना सीधे मेरे ब्रेन में पहुंच गई कि हाँ मैंने इस मार्कर को पकड़ लिया। ठीक है, अब होगा क्या, यह जो सूचना थी, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो जाल के रूप में फैली रहती है। ठीक है, अब जाल के रूप में वो तंत्रिका कोशिका फैली हुई है तो उसमें भी डेंड्राइट भाग उपस्थित रहेंगे। जब मैंने इस मार्कर को छुआ तो डेंड्राइट भाग ने इस सूचना को ग्रहण किया कि हाँ मैंने मार्कर को पकड़ लिया। ठीक है, अब डेंड्राइट ने इस सूचना को ग्रहण किया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, साइटोन वाले भाग में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, साइटोन वाले भाग में। अब साइटोन वाले भाग में जब डेंड्राइट ने सूचना को ट्रांसफर कर दिया कि मार्कर मैंने पकड़ा था, तो यह जो सूचना होगी साइटोन वाले भाग से किस में आई, ये आपको जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मोटा बेलनाकार संरचना दिख रही है, इसे दोस्तों कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एक्सोन, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। ठीक है, एक तो डेंड्राइट होते हैं, दूसरे एक्सोन होते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं, एक्सोन क्या करते हैं, सूचना को अगले की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट ने सूचना ग्रहण की, उसके बाद सूचना कहाँ आई, साइटोन वाले भाग में, साइटोन वाले भाग से कहाँ आई, एक्सोन में आई। ठीक है, अब एक्सोन वाला भाग क्या होगा, अंतिम भाग तक ले जाएगा, कोशिका के अंतिम भाग तक सूचना को ले जाएगा। ठीक है, ये एक्सोन वाला जो भाग होता है वो कुछ बेलनाकार संरचना होती है। कैसे बेलनाकार संरचना होती है, मोटी संरचना होती है और लंबी होती है ये। ठीक है, मोटी होती है, बेलनाकार होती है, लंबी होती है। बेलनाकार मतलब घुमावदार, जैसे ये मार्कर है, ये कैसा है, बेलनाकार है, अगर हमको इस तरह से करें तो ये बेलता रहेगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो संरचना होती है कैसी होती है, बेलनाकार होती है, लंबी होती है और इसी के द्वारा क्या होती है, सूचना आगे की ओर मूव करती है। अब क्या होगा, यह एक कोशिका का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूरा। अब यही कोशिका जो है वो ऐसी कोशिका से दूसरी से अटैच होगी, उसके बाद में दूसरी कोशिकाएं जो होंगी उनका जो ये अंतिम जो भाग होगा, ये अंतिम भाग किससे अटैच होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। किससे जुड़ा होगा, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारा सीधे ब्रेन से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो किनसे कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। दिमाग किससे जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है। अब हमारी जो सूचना थी वो डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण की गई, साइटोन वाले भाग में आई, साइटोन से किस में आई, एक्सोन में आई, एक्सोन से कहाँ चली गई, स्पाइनल कॉर्ड में चली गई, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पहुंच गई, ब्रेन तक पहुंच गई। ठीक है, तो यह क्रिया जो होती है वो बहुत ही जल्दी होती है, बहुत सेकंडों से पहले होती है। तो यह बहुत तेजी से होने वाली क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जिसके द्वारा हमें ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और ब्रेन से जो मैसेज होता है वो हमारे शरीर के अंगों तक आता है, तभी हम तुरंत वो कार्य को करने लगते हैं। अगर ऐसा ना हो, तो अगर सूचनाएं हमारे ब्रेन तक ना पहुंचे या फिर ब्रेन से जो सूचनाएं हमारी निकली वो अंगों तक ना आए, तो हम कार्यों को नहीं करेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि जो एक्सोन वाला भाग होता है ये किस किस प्रकार से बना होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सोन वाला भाग जो होता है दोस्तों, ये एक्सोन वाले भाग के ऊपर, ठीक है, ये एक्सोन वाला भाग है, इस भाग के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है एक। ठीक है, ये आपको जो बाहर की ओर लेयर दिखाई दे रही है, परत दिखाई दे रही है, ये दोस्तों एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा कहते हैं। ये क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर की ओर एक पतली सी ट्यूब जैसी संरचना पाई जाती है, एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। अंदर की ओर जो न्यूरोलेमा है उसके अंदर की ओर जो एक पतली सी ट्यूब जैसी संरचना दिखाई दे रही है हमें, ये ब्लैक मार्कर से मैंने जो बनाई है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि माइलिन शीथ जो होती है उसके ऊपर क्या है, न्यूरोलेमा की एक परत है। न्यूरोलेमा क्या है, एक प्रोटीन है, इसकी एक परत है। अब ये परत जो होती है बीच बीच में कहीं कहीं पर कटी हुई दिखाई दे रही है हमें, इस तरह से। ये कैसे दिखाई दे रही है, कटी हुई दिखाई दे रही है। इस कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रन वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रन वायर कहते हैं। ठीक है,
इस कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनबार कहते हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार से मानव शरीर में सूचना का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से सूचनाएं जो होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव जो होता है उसमें ये सूचनाएं जो होती हैं वो बहुत जल्दी होती हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कोई भी कार्य को जल्दी से जल्दी करता है। ठीक है, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि अगर ये सूचना इतनी जल्दी हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र ना हो या ब्रेन से शरीर के अंगों तक ना जाए तो क्या होगा, हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब सूचनाएं हमारे बॉडी तक नहीं आएंगी तो हम कैसे उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचनाएं जो होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? शरीर के अंगों से दिमाग तक और दिमाग से शरीर के अंगों तक जाती हैं। ठीक है, दोस्तों हमने जाना कि मानव में जो सूचनाएं होती हैं वो किस प्रकार से ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी 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 जो जंतु होते हैं उनमें सूचनाओं का आवागमन कैसे होता है? शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से मस्तिष्क की ओर यानी कि दिमाग की ओर, और दिमाग से शरीर के अंगों की ओर। ठीक है, शरीर के जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनमें सूचनाओं का आवागमन कैसे होता है? शरीर के अंगों से मस्तिष्क की ओर, दिमाग की ओर, दिमाग से शरीर के अंगों की ओर। ठीक है, अब देखते हैं कि जीव जंतुओं में तो ऐसा होता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो ऐसा होता है। क्या पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है? दोस्तों पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है जैसे कि हम ह्यूमन हैं और अदर एनिमल्स जो होते हैं। जैसे हम किसी भी गाय को, भैंस को, कुत्ता को, किसी को भी अगर पकड़ते हैं, उसको टच करते हैं तो उसे तुरंत पता चल जाता है। कुत्ते की पूंछ पकड़ लियो, कुत्ते की अगर पूंछ पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, कितनी जल्दी काटने के लिए आता है। सही है, लेकिन कुछ कुत्ते नहीं आते हैं जो समझदार होते हैं। नहीं तो कुछ अगर किसी पागल कुत्ते की पूंछ पकड़ ली तो काटने के लिए आ जाएगा, काट भी लेगा, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिन जीवों में अच्छी तरह से विकसित मस्तिष्क पाया जाता है उन सभी जीवों में ये क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और जिन जीवों में ये विकसित मस्तिष्क नहीं पाया जाता उन जीवों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सारा खेल है किसका? हमारे ब्रेन का है। हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिसके कारण ब्रेन कार्य करता है। ठीक है, अगर हमारे ब्रेन में ये कोशिकाएं ना हो तो हमारा ब्रेन जो है वो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं भेज पाएगा। क्योंकि संदेश वाहक का कार्य करती कौन है? संदेश वाहक का कार्य जो हमारी बॉडी में करती हैं वो दोस्तों न्यूरॉन कोशिकाएं ही करती हैं। इनके अलावा और कोशिकाएं ऐसी नहीं होती जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को भेज सकें। ठीक है, जैसे कि पहले बताया कि हमारे शरीर में जो सूचनाएं होती हैं, न्यूरॉन की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? जाल के रूप में फैली होती हैं। और इनकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 1.5 मीटर से 2 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। सही है, तो कैसी होती है? 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबाई होती है। अब इसमें हमने बताया था कि डेंड्राइट जो होते हैं वो क्या करते हैं? सूचना को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद सूचना को कहाँ भेज देते हैं? साइटोन में भेज देते हैं। साइटोन में भेजने के बाद क्या होता है? ये सूचना किस में आ जाती है? एक एक्सॉन वाले भाग में आ जाती हैं, जो कैसा होता है? पतला, लंबा, थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है, लंबा होता है और बेलनाकार भाग होता है। इसी भाग में सूचनाएं आती हैं, उसके बाद में सूचनाएं दूसरी कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाती हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर में एक ही कोशिका होगी, भाई जाल है तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी न्यूरॉन की। अब ये कोशिका है तो ये भी कोशिका भी किसी ना किसी कोशिका से दूसरी से जुड़ी हुई होगी, दूसरी वाली तीसरे से जुड़ी होगी, तीसरी चौथे से जुड़ी होगी। यानी कि कोशिकाओं का जो जाल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। जब सूचना इसमें आएंगी तो दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाएंगी, दूसरी में आएगी तीसरी में चली जाएगी, तीसरी में आएगी चौथी में चली जाएगी, चौथी में आएगी 5 में चली जाएगी।
इसी तरह से जो सूचनाएं होंगी वो सभी कोशिकाओं में होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाएंगी। और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचने के बाद क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है। छोटा सा स्टेप लगा देखते हैं, ये जो ब्रेन होता है हमारा, ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन का ये जो वाला भाग होता है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ तक नीचे की ओर फैला रहता है ये वाला भाग, ठीक है। इस तरह से इससे बहुत सारे रेसे जैसी संरचना निकली रहती है। ये दोस्तों कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। इसी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, सूचनाएं जो होती हैं वो हमारी कहाँ चली जाती हैं, ब्रेन तक चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, ब्रेन तक चली जाती हैं, या ब्रेन तक आ जाती हैं, दिमाग तक आ जाती हैं, ठीक है। दिमाग, ब्रेन को मस्तिष्क भी कहते हैं, ये बात तो जानते होंगे सभी लोग। क्या कहते हैं दिमाग को, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। बताया कि दोस्तों हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो बहुत कोमल अंग होता है। ब्रेन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम लोग को बहुत सुरक्षित तरीके से अपने ब्रेन को रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग आवागमन करते हैं, वाहनों का प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों में बहुत सुरक्षा बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कोशिकाओं को, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। एक बार अगर दिमाग में कोई चोट लग गई, हमारा मस्तिष्क एक बार किसी चीज़ से, मतलब इसमें कुछ चोट लग गई भयंकर, दिमाग में अगर हमारे कोई चोट लग गई, तो दिमाग एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे शरीर का जिसमें कोशिकाओं को नई बनाने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। अब कोशिकाएं ये इसमें से नई नहीं बनेंगी, पुरानी कोशिकाएं, उनमें चोट लग गई, वही कोशिकाएं जो होती हैं वो किस में तब्दील हो जाती हैं, किस में बदल जाती हैं, वो दोस्तों बदल जाती हैं एक कैंसर के रूप में। एक गांठ बन जाती है हमारे ब्रेन में, जो खराब कोशिकाओं की एक गांठ बन जाती है, वही कैंसर, वो गांठ जो होती है वो किस में, ट्यूमर में चेंज हो जाती है। जैसे सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, जब हमारे दिमाग में कोई चोट लग जाती है तो वो कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब नष्ट होने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि, मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कोशिकाओं को रिपेयर करने की क्षमता जो होती है, यानी कि नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता जो होती है, यानी कि कोशिकाओं को ठीक करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए ब्रेन की चोट जो होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती। अगर ब्रेन में कोशिकाएँ खराब हो जाती हैं और वो कोशिकाएं ब्रेन में ही रहती हैं, तो वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, या एक ग्रुप का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। ब्रेन कैंसर कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रेन को हमें बहुत सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए वाहनों का प्रयोग करते समय, यानी कि जो वाहन चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट को लगा लेना चाहिए, ठीक है। वैसे तो कोई बात नहीं है, बट खुदा न खास्ते या कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें ब्रेन में चोट न आने से बच जाएगा। अगर ब्रेन का चोट नहीं लगा व्यक्ति को तो एक बंदे को जी सकता है, सही हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर ब्रेन का चोट लग गया दोस्तों, तो उसे मतलब ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में जाना क्या होती हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें, जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों उनमें मानव की तरह सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। मानव की तरह सिस्टम नहीं पाया जाता, मैंने बताया था इससे पहले कि मानव की तरह तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र प्लांट में नहीं पाया जाता।